चलिए आज हम जिस क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे वो संस्कृति के उदय, सभ्यता के उदय के रूप में, धार्मिक विचारधाराओं के रूप में, राजनीति के उदय के रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड लेवल पर अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में आज जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आइडियोलॉजीज़, जो भी पॉलिटिकल माइंडसेट है उनकी जो डॉक्ट्रिन्स हैं, सिविलाइजेशन के जो भी एलिमेंट होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो भी ट्रेट्स होते हैं, इन सब के बारे में अगर जानना चाहें तो हमारा आज का रीजन उसके पालने के रूप में है। द क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन, सभ्यता का वो पालना जिससे सब चीज़ों का आरंभ होता है। आज अब उस रीजन से हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके, वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम दो कल्चरल हर्थ यानी कि दो कल्चरल एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनसे शायद किसी समय में इजिप्ट की सिविलाइजेशन का आरंभ हुआ हो और उन्हीं विचारधाराओं ने आगे जाकर के प्रभावित किया होगा मूसा को, जिन्हें हम मोसेस कहते हैं। और मूसा के विचारधाराएं, यहूदियों की वह विचारधाराएं प्रभावित करती मिलेंगी आपको आगे आने वाले समय में एक और क्रिस्टोस यानी कि जीसस, जहाँ से शब्द क्रिस्टोस से आता है द क्राइस्ट, और जहाँ से शब्द आता है क्रिश्चियनिटी। क्रिस्टोस अर्थात रिडीमर, पैगंबर ही होते हैं, प्रॉफेट। और इन पैगंबरों की लाइन में इन प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट मूसा, द मोसेस, देन जीसस, इन प्रॉफिट्स की लाइन में जो अंत में आएंगे दैट इज़ प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम, और उसके बाद फिर प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे हमें। ओके, इन चीज़ों का आरंभ इसी क्षेत्र में है, इसी रीजन में इसका ओरिजिन होगा। हम उस रीजन को आज पढ़ने जा रहे हैं। केयरफुली पढ़िएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको ये हेल्प करेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग में ये हेल्प करेगा, डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा। बारी बारी से हम उसको समझते हैं, ठीक है। हम किस रीजन को पढ़ने जा रहे हैं? हमने लिखा है नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया एंड तुर्किस्तान, दैट इज़ सेंट्रल एशिया। चलिए हम इस ग्लोब से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हम एक्चुअली में किस रीजन में जा रहे हैं। फिर मैं इसे बड़ा करूँगा, हम एटलस पे समझेंगे, फिर हम इसे और बड़ा करेंगे, हम इसके स्पेसिफिक मैप में पढ़ेंगे। देखिए, जिस रीजन को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पूरा जो अफ्रीका है, दिस इज़ द नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। कंट्री है मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, और नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर मिलते हैं सूडान। मेजॉरली हम इन सभी इलाकों को पढ़ेंगे। ये सहारा डेजर्ट से प्रभावित इलाका है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, वो यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट हो गया द नॉर्थ अफ्रीका। उसके बाद अगर हम एशिया पूरे को कंसिडर करें, दिस होल वन इज़ द एशिया, इस पूरे को कंसिडर करें तो ऐसा माना जाता है कि ये रीजन इज़ द वेस्ट, और उसमें दिस इज़ द साउथ वेस्ट एशिया। हम साउथ वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ कवर करेंगे, जिनके अंदर हम लेबनान देखेंगे, जॉर्डन देखेंगे, इराक, सीरिया, इज़राइल, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, बहरीन, कतर, इन मुल्कों को पढ़ेंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात ऑल्सो। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हम बात करते हैं तुर्किस्तान की। तुर्किस्तान एक जनरल टर्म है, अगर हम स्पेसिफिकली चलें तो हम बात कर रहे हैं उन सभी लैंड की जिन्हें हम स्तान कहते हैं। स्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सभी के सभी, ये देखिए, अगर मैं इसे एशिया कंसिडर करता हूँ तो दिस वन, आप इसे सेंट्रल एशिया कह सकते हैं। तो हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल एशियन, साउथ वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन, हम इस रीजन को पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा अच्छे समझते हैं कि ये दिखता कैसा पता लगता होगा, कैसा दिखता होगा, और हम इसे ही क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसको जोड़ने का कारण क्या है, मतलब ये आपस में कनेक्टेड है तो क्यों कनेक्टेड है। चलिए अब हम इसे यहाँ से देखते हैं। देखिए ये येलो कलर्ड रीजन, यहाँ से ये क्लियर होता है कि दिस इज़ सहारा डेजर्ट रीजन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका।
आप इधर ही आए, एक व्यक्ति तो लगा ही हुआ है बेचारा, हम उसमें क्यों लग गए। चलिए वेस्ट से ईस्ट तक कंट्रीज़ का फ्लो बताइए। वेस्ट से ईस्ट चलने दो, चलने दो। अब वहाँ देख के नहीं बेटा, वो तो कोई बता दे, LKG वाला बता देगा। हाँ, तो आपका ध्यान किधर होना चाहिए लेक्चर के दौरान? हम नेचुरली मेरी तरफ नहीं, पढ़ाई की तरफ होना चाहिए, वरना हम फंस जाएंगे। बीच में एक छोटी सी ऊपर को निकलती हुई तुनीशिया भी आती है। 2011 का अरब स्प्रिंग वहीं से आरंभ हुआ था, हम उसे भूल नहीं सकते। तो मेरा फिर से निवेदन है कि वापस ध्यान का पढ़ाई पे ही लगाइए, ओके, लेफ़्ट राइट मत जाइए। तो ये देखिए साफ दिखता है कि सहारा डेजर्ट के द्वारा प्रभावित इलाका है, और हमने देखा, देखिए वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और सूडान का इलाका। तो नॉर्थ अफ्रीका की तो ये कंट्रीज़ इसमें कवर हो गई। उसके बाद ये सारा साउथ वेस्ट एशिया का रीजन इसमें कवर हुआ। ये देखिए यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, ये देखिए जॉर्डन, इज़राइल, सीरिया, लेबनान, तुर्की, फ़लस्तीन भी कह लीजिए आप, बीच में ही आएगा। उसके बाद इराक, ईरान, देन ऊपर की तरफ चले जाइए तो अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। तो ये सभी सेंट्रल एशियन, साउथ वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो लिखा हुआ है, नोट करिए, द नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया एंड द तुर्किस्तान। ये तीनों मिलकर के एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं जोग्राफिकली। तो एग्जैक्टली है तो 3 डिफरेंट रीजन, तुर्किस्तान, साउथ वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, लेकिन ये हैं अपने आप में एक रिल्म, एक रिल्म। जैसे एक भारतवर्ष हुआ करता था, तो रिल्म ज़्यादातर कल्चरली एक्सप्लेन किया जाता है। रीजन के रीजंस कई हो सकते हैं, जोग्राफिकल रीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम रिल्म की बात कर रहे हैं तो वो उस पर बेस्ड होता है कि कितनी चीज़ें कॉमन शेयर की जा रही हैं। आई बात समझ में? ऐसा बहुत कुछ कॉमन यहाँ पर शेयर होता है जिसकी वजह से ये एक रिल्म क्रिएट होता है। वो क्या कॉमन शेयर होता है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसलिए हम 2 कॉन्टिनेंट्स में चले गए, एक कॉन्टिनेंट अफ्रीका, एक कॉन्टिनेंट एशिया। 2 कॉन्टिनेंट्स के रीजन्स को जोड़ के हमने एक रिल्म बनाया, एक वर्ष बनाया, जिसके अलग अलग देशों को आज हम पढ़ेंगे। वो रिल्म क्यों एग्जिस्टेंस में आया उसके रीजंस हम अभी समझेंगे, वो क्या कॉमन रीजंस हैं। इतनी बात स्पष्ट हुई? चलिए अब हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम इसकी बेसिक डिमार्केशन करते हैं कि ये रिल्म किन किन चीज़ों से परिभाषित होता है। सबसे पहले ध्यान से देखिए इस रिल्म के बारे में। देखिए इस रिल्म के अंदर आने वाला जो नॉर्थ अफ्रीका है वो मेडिटेरेनियन सी के साउदर्न एरिया को टच करता है। तो ये रिल्म बॉर्डर्ड बाय मेडिटेरेनियन सी है। इस रिल्म के वेस्ट में यहाँ पर अटलांटिक ओशन आता है। इस रिल्म के ईस्ट में अगर देखें तो ये रेड सी के वाया इंडियन ओशन आता है। आगे जाकर के पर्शियन गल्फ में भी इंडियन ओशन एक्सप्रेस होगा, जिसे हम अरेबियन सी भी कह सकते हैं। इस रिल्म का साउथ वेस्ट का हिस्सा जो है वो मेडिटेरेनियन सी का ईस्टर्न कोस्ट है। ये अगर मेडिटेरेनियन सी है तो उसका ये ईस्टर्न कोस्ट है, साउथ वेस्ट उसे बॉर्डर करता है। ओके, सो आप ऐसा समझ लीजिए कि इस रिल्म को अगर आपको समझाना है तो इसके वेस्ट में अटलांटिक है, इसके नॉर्थ में मेडिटेरेनियन है, इसके ईस्ट साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन इन द फॉर्म ऑफ अरेबियन सी है, जिसकी ब्रांचेज आएंगी दैट इज़ रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, उस फॉर्म में दिखता है। इसी रिल्म में आपको ब्लैक सी और कैस्पियन सी भी नज़र आ जाएंगे। इन चीज़ों से ये रिल्म जाना जाता है। इस रिल्म के बारे में अगर हम इसके एक्सटेंशन की बात करें तो अफ्रीका के क्षेत्र में वेस्ट में मोरक्को से ईस्ट में सूडान तक जाता है। दूसरी तरफ ये चीन के वेस्टर्न बॉर्डर तक चला जाएगा वाया अफ़गानिस्तान। ये रशिया के साउदर्न बॉर्डर तक चला जाएगा वाया कज़ाकिस्तान। वेरी गुड। तो ये मोरक्को से आरंभ हो करके, ये देखिए ये मोरक्को से शुरू हो करके पूरा ऊपर तक जा रहा है
और ध्यान से देखें तो इसके ईस्ट में इधर चीन आ जाएगा और ऊपर जाते जाते ये रशिया का साउथ ही है, जैसे साउथ ऑफ रशिया, जो हम अभी देखेंगे एटलस के ऊपर। अब हम एटलस को यूटिलाइज़ करेंगे और उस एटलस में हम एशिया का एटलस ओपन कर लेंगे। बहुत तेज़ी से ओपन हो भी गया। ये यूरोप है और ये है आपका एशिया। तो आइए ध्यान से समझिए, देखिए कितना इजी है। तो आप मोरक्को से आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और ये आप चीन तक चले गए और ये आप रशिया के साउदर्न बॉर्डर तक चले गए वाया कज़ाकिस्तान। ओके, तो ये कंट्रीज़, इनका फ़्लो आपको दिमाग में रखना है। अब हम एक बार इन कंट्रीज़ के फ़्लो को समझते हैं। ध्यान से देखिए, अफ़गानिस्तान, फिर ऊपर तज़किस्तान, फिर उसके ऊपर किर्गिस्तान, फिर उसके ऊपर कज़ाकिस्तान। अब यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए नीचे आइए कि कज़ाकिस्तान से नीचे जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखिए उज़्बेकिस्तान, फिर यहाँ तुर्कमेनिस्तान। तो हम कुछ इस तरह से जाते हैं, अफ़गानिस्तान, ऊपर ताजिकिस्तान, ऊपर ये देखिए किर्गिस्तान, ऊपर कज़ाकिस्तान, उधर से नीचे उतरे तो उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये सेंट्रल एशिया तो हो गया। अब इधर आ जाइए, देखिए इस तरफ आइए, ईरान, इराक, ईरान, इराक। और अब नॉर्थ से साउथ की तरफ आइए, ज़रा समझने की कोशिश करिए। तो देखिए तुर्की, सीरिया, इसके साथ ये छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, मैं अभी दिखा दूंगा, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन, और नीचे आ जाइए यहाँ पर देखिए तो सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत। क्लियर। और फिर इस तरफ की कंट्रीज़ हम देख ही चुके हैं, फ़्लो के अंदर हमने समझ ली। वेस्टर्न सहारा था, मोरक्को था, वो सारी आगे, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, सूडान और एंड वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। डन। तो कुछ ये कंट्रीज़ आप पढ़ने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं जो शायद आपके दिमाग में आनी भी शुरू हो गई हों कि इन कंट्रीज़ में क्या कॉमन है। अब हम कुछ शब्दावलियों को समझते हैं, कुछ वर्ड्स को समझते हैं जो इस चैप्टर में आएंगे। क्या है वो वर्ड्स? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इस रिल्म के अंदर जो मेडिटेरेनियन सी का ये जो ईस्टर्न कोस्ट रीजन है, इसे जो कंट्रीज टच होती हैं हम उन्हें लेवांत भी कह लेते हैं, हम उन्हें लेवांत भी कहते हैं। ओके, आपने एक ग्रुप इमर्ज होते देखा होगा कुछ सालों पहले, ख़बरों में बहुत रहा, नाम था ISIS। मिलिटेंट और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से बहुत जुड़ा रहा इसका नाम। तो आपने सुना होगा ISIS ने अटैक किया। तो ISIS का जो यहाँ पर फुल फॉर्म होता था वो होता था इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट सीरिया। ISIS इस्लामिक स्टेट था, वो राज्य क्या था, वो इस्लामिक था, ये तो बात सही है, लेकिन बेस क्या था उसका, पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल बेस कौन था, सीरिया, जिसे उन्होंने इस्लामिक स्टेट का कैरेक्टर दे दिया है। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट सीरिया नाम से ये ग्रुप था। लेकिन जब इनकी एक्टिविटीज़ बढ़ी और कुछ और एरियाज़ भी इनके कंट्रोल में आए थे, तो अपने बढ़े हुए साइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने इस S लेटर को L से रिप्रेजेंट कर दिया था, ISIL, इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट लेवांत। ओके, सो ये लेवांत का इलाका, कई बारी हम इसे मिडल ईस्ट से भी जानते हैं, मिडल ईस्ट। अब सवाल ये आता है कि टेक्निकली मिडल ईस्ट के अंदर कौन कौन कवर होता है और कौन कौन नहीं कवर होता है, और ये वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है। अब हम आपको वो टेक्निकलिटी समझाते हैं, समझिए ध्यान से। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं साइज़ में। हम आपको एटलस से पढ़ने की आदत इसलिए डाल रहे हैं, जो इमेजेस डाउनलोड की हैं मैं वो भी दिखाऊंगा, पर आप अपने एटलस से फ्रेंडली हो जाएं, आपको ढूंढना आ जाए कि एशिया को ही अलग अलग सेक्शंस में भी एटलस में दिखाया गया है। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखिए कितना बड़ा कर दिया इन्होंने सभी कंट्रीज़ को। तो हम बात कर रहे हैं मेडिटेरेनियन सी के इस ईस्टर्न रीजन की, और यहाँ पर ये है सीरिया, तो दिस वन इज़ द सीरिया, ठीक है जी। अब देखिए सीरिया के आगे आ जाइए, तो ये जो कंट्री है दिस वन इज़ द लेबनान, ये कंट्री है दिस वन इज़ द लेबनान, ओके। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, दिस कंट्री इज़ इट इज़ इज़राइल, तो इज़राइल, लेबनान, सीरिया, इज़राइल, लेबनान, सीरिया। उसके आगे आ जाइए तो ये साइज़ में थोड़ी बड़ी है, ये देखिए ये साइज़ में थोड़ी बड़ी है, इट इज़ जॉर्डन, द कैपिटल अम्मान, सीरिया कैपिटल दमस्कस, लेबनान कैपिटल बैरूत, इज़राइल कैपिटल जेरूसलम, ओके गुड। एक महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पर जहाँ पर एम्बेसीज़ हैं, तेल अवीव, ओके। तो अमेरिका ने प्रपोज़ल दिया था कि वो अपनी एम्बेसी जेरूसलम में शिफ्ट करेगा, क्लियर। उस जॉर्डन, तो जॉर्डन, इज़राइल, लेबनान, सीरिया, कितनी कंट्रीज़ हुई? 4, और इराक, तो टेक्निकली मिडिल ईस्ट में ये आता है, टेक्निकली मिडिल ईस्ट में क्या आता है? ये कंट्रीज आती, लिखे हम इन्हें। तो मिडिल ईस्ट में टेक्निकली कंट्रीज कौन सी आई? सीरिया, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन, इराक। ये टेक्निकली 5 कंट्रीज मिडिल ईस्ट का हिस्सा हुई, ओके। लेकिन हम कई बारी जनरल सेंस में मिडिल ईस्ट वर्ड जब यूज़ करते हैं, हम सारे साउथ वेस्ट एशिया को ही उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कई बारी जनरल सेंस में जब बातचीत होती है, बहुत से आर्टिकल्स में, बहुत सी पैनल डिस्कशंस में, न्यूज़ चैनल्स में, या बहुत से स्टडी मटेरियल में, तो साउथ वेस्ट एशिया को पूरे कोई मिडिल ईस्ट में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो वो फिर कहानी यहाँ बदल जाएगी कि उसमें फिर कवर कर दिया जाएगा सऊदी अरेबिया भी, ये तो साउथ वेस्ट का हिस्सा है ना, तो सऊदी अरेबिया भी, यमन, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ओके, एंड दैट ईरान, ये सारा ही इसमें कवर कर दिया। तो आप इससे भी मिडिल ईस्ट कई बार सुन लेते हैं, बट है ये एक तरह से मिडिल ईस्ट सेपरेट करिए, साउथ वेस्ट एशिया अलग करिए, ये दोनों अलग है। जिन टेक्निकली 5 कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ मिडिल ईस्ट के तहत, इनको आप लेवांत कंसिडर करते हैं टेक्निकली, दे आर द लेवांत कंट्रीज़। कई राइटिंग्स में इराक इंक्लूडेड है, कई में नहीं, बट एक्चुअली में इराक इंक्लूडेड होना चाहिए क्योंकि बेस भी वही रहा उनका, वर्किंग बेस भी वही रहा ISIS का। तो दीज आर द लेवांत कंट्रीज़। तो अब आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि लेवांत कंट्रीज़ बॉर्डरिंग द ईस्टर्न शोर्स ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, आपको पता होना चाहिए। फिर बात आएगी द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, आपको पता होना चाहिए। फिर बात आएगी द साउथ वेस्टर्न कंट्रीज़, साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ सफरिंग फ्रॉम द पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स और द कन्फ्लिक्ट्स फॉर द कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस रीजन की बात कर रहे हैं। इतनी बार डन हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे मिडिल ईस्ट क्यों कहा जाता है। तो देखिए बहुत से नेम्स जो होते हैं, ये नेम्स कल्चरल और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से होते हैं। डिपेंड करता है कि जिस भी ग्रुप के द्वारा, जिस भी कल्चरल सेटिंग के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा ये नाम आपको दिया गया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके रेलेवेंट में आप कहाँ प्लेस्ड थे। तो मेजॉरली हुआ ये करता था कि जो वेस्टर्न यूरोपियन एम्पायर्स हैं, यूरोप के वेस्टर्न यूरोपियन एम्पायर्स, जैसे हम इटली का उदाहरण ले लें, इटली की राजधानी रोम, और एंशियंट लार्ज एम्पायर का बेस भी वहाँ रहा रोम, दैट इज़ द रोमन एम्पायर। तो कई बार ये होता है कि जब आप वहाँ से उस तरफ से ईस्ट की ओर ट्रेड कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं या एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो उसमें फिर ये हो जाता है कि आप यहाँ से इटली से ईस्ट की बात कर रहे हैं,
यू आर टॉकिंग अबाउट ईस्ट। तो उसमें अब यहाँ से हम शुरू होते हैं, तो इंडिया और चाइना को फार ईस्ट कंसिडर कर लिया जाता था कि दे आर द पार्ट ऑफ फार ईस्ट। ठीक है पूजा, इंडिया और चाइना किस में आते थे? दूर, इसे कहते हैं हिंदी में सुदूर पूर्वी इलाके, सुदूर पूर्वी इलाके। तो अब जब वो फार ईस्ट है, तो एक शहर जो इस पृथ्वी पर बड़ा महत्व रखता है, जिसे ऐसा भी कहा जाता है कि वो अपने ज्योग्राफिकल एरिया के माथे पर मढ़ा हुआ नगीना है, उस शहर का नाम एक समय तक रहा कॉन्स्टेंटिनोपल, कई लोग कॉन्स्टेंटाइनोपल भी कहेंगे, और एक समय में उसका नाम हुआ इस्तांबुल। उसका रीज़न ही ये था कि वो जो कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था, दैट कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्की। तो अब जब मैं इस मैप पर आता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ, तो आप इसे समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए, तो देखिए जी, दिस इज़ तुर्की या टर्की। तो यहाँ पर इस तुर्की का संबंध, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इट इज़ यूरोप, और तुर्की का ये हिस्सा पार्ट है एशिया का। लेकिन ध्यान से देखिए, तो दिस वन इज़ द ब्लैक सी, दिस इज़ द ब्लैक सी, दिस वन इज़ द मेडिटेरेनियन सी। ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ने वाली ये पतली सी जल की धारा है यहाँ पर, द नैरो वाटर स्ट्रेट। कौन सी है? द स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, द स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस कनेक्टिंग द ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। एक्चुअली में यहाँ पर भी एक छोटा सा सी बनता है, इट इज़ अ सी ऑफ मरमरा, द मरमरा सी। ओके, तो इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है इस्तांबुल। दो इम्पॉर्टेंट सीज कनेक्ट हो रहे हैं, जिन सीज के वाया आर्मी का रीइंफोर्समेंट मिलता है, जिन सीज के वाया ही नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस हो सकता है, और दो इम्पॉर्टेंट लैंडमास एशिया एंड यूरोप, जिनके बीच आइडियाज़, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ प्लेस्ड है इस्तांबुल। Exact, it is not a strategically important only, but it is a cultural hub also. वर्ल्ड लेवल पर जो कारवां आते जाते रहे यूरोप और एशिया के बीच में, उनके जो भी रिलीजियस आइडियोलॉजीज थी, जो पर्सपेक्टिव्स थे, जो भी उनके माइंडसेट थे, डिफरेंट लेयर ऑफ कल्चर्स यहाँ एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट फिनोमेना ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट साइंटिफिक रेवोल्यूशंस यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। इस्तांबुल इतना महत्वपूर्ण रहा है, कॉन्स्टेंटिनोपल इतना, इसलिए इसके कंट्रोल को लेकर के बड़े युद्ध रहे हैं, बहुत बड़े युद्ध रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि उन युद्धों में एक स्टेबिलिटी तब आई जब 1453 के समय में तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी कि बाइजेंटाइन एम्पायर से जीत लिया, और तब वहाँ इस्टेब्लिश हुआ कॉन्स्टेंटिनोपल की जगह इस्तांबुल। ओके, तो दैट मीन तुर्की इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। तो क्योंकि तुर्कों ने वहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया, तुर्की नाम पड़ा, तो पहले तो ये नहीं होगा, पहले तो नाम कुछ और होगा। तो ये सारा तुर्की का इलाका छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ या किंगडम्स में बटा हुआ था, छोटी छोटी। ओके, इन्हें आप एनाटोलियन किंगडम्स भी कह सकते हैं या एनाटोलियन प्रिंसिपैलिटीज़ कह सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है एनाटोलियन प्लेट्यू, तुर्की में एग्जिस्ट करता है। ओके, अब हुआ ये कि जब हम यूरोप से आते हैं, इटली से आते हैं, तो इटली से आते हुए, इटली से आगे बढ़ते हुए इंडिया में, एशिया में एंटर होते हुए, लॉजिकल रूट वही है जो हम फॉलो कर रहे हैं, लैंड वाला। आप ध्यान से देखिए, ये तुर्की है, ये आप इटली से चलें तो तुर्की एशिया में भी और यूरोप में भी, और हम ये रूट फॉलो कर रहे हैं, तो हम यूरोप को छोड़ जाते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल है, यूरोप छोड़ जाते हैं और हमारे मुताबिक एशिया में एंटर हो जाते हैं। तो जहाँ पर यूरोप छोड़ के एशिया में पाँव रखा, इट इज़ द नियर ईस्ट, इट इज़ द नियर ईस्ट। तो तुर्की यहाँ पर क्या हो गया? द नियर ईस्ट।
तुर्की यहाँ पे नियर ईस्ट हुआ, और कुछ ईस्टर्न यूरोप की ये छोटी छोटी कंट्रीज भी, तो ये नियर ईस्ट हो गया। ये एशिया और चीन, इंडिया और चाइना फार ईस्ट हो गया। तो इस नियर ईस्ट से इस फार ईस्ट के बीच में ये मिडल ईस्ट हो गया। तो यहां से ये वर्ड टर्मिनोलॉजी आती है द मिडल ईस्ट। ओके, तो इसे आप इसे कॉन्टेक्स्ट में लीजिए कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा जो कारवां भेजे जाते थे, या जो व्यापारिक संबंध थे, या जो जंग के अभियान उनके द्वारा आरंभ किए गए एक्सपेंशनिस्ट मूवमेंट्स, इन सब के ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से मिडल शब्द उनके कॉन्टेक्स्ट में है। मिडल शब्द उनके कॉन्टेक्स्ट में है। तो बहुत सारी एशियाई कंट्रीज़ आज अपने आप को ऐसे तो पुकारना नहीं चाहती होंगी कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में क्यों पुकारे जाएं। तो फिर बहुत से राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, या बहुत से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, वो खुद को इस तरह से मिडल ईस्ट अनाउंस नहीं करते। तो अब नाम आ जाता है वेस्ट एशिया या साउथ वेस्ट एशिया, क्योंकि मिडल ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है उस एंशिएंट सिस्टम ऑफ किंगडम्स को, एक्सपेंशन को, द ट्रेड एंड कॉमर्स ओरिएंटेड टूवर्ड्स वेस्ट। आप ये कह सकते हैं कि वो कैसे महत्व देते हैं चीज़ों को, ये उसकी ओर ज़्यादा इशारा करता है मिडल शब्द। ओके, हाँ, ये इस चीज़ की ओर इशारा कर सकता है कि उन्हें ईस्ट की नीड कितनी थी, ईस्ट की आवश्यकता कितनी थी हर मायने में। तो इस तरह से दो नाम हैं। वेस्ट के लिए द वर्ड इज ऑक्सीडेंटल, ईस्ट के लिए द वर्ड इज ओरिएंटल। ऑक्सीडेंटल एंड ओरिएंटल, तो टू वर्ल्ड्स आर देयर, ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड, ओरिएंटल वर्ल्ड। हालांकि ये भी पूरी तरह करेक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से वर्ल्ड हैं। आप ट्राइबल्स के वर्ल्ड को क्या कहेंगे, आप नोमैडिक पीपल और पेस्टोरलिस्ट जो कि पूरी दुनिया भर में है, उनके वर्ल्ड को क्या कहेंगे। तो ऐसे बहुत से वर्ल्ड हैं, पर हाँ, फिर भी ओवरऑल एक जनरल क्लासिफिकेशन हो जाती है कल्चरल बेसिस पर, ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड एंड द ओरिएंटल वर्ल्ड। क्लियर हुई बात। तो नाम नियर ईस्ट, फार ईस्ट एंड द मिडल ईस्ट। अब जब नियर ईस्ट तुर्की ही हो रहा है, हम तुर्की में पांव रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद हमें लार्जर एशिया एनकाउंटर होगा। तो तुर्की इज द गेटवे, तुर्की इज द विंडो, जिसके बाद वी कैन हैव दैट ग्लिम्स ऑफ लार्जर एशिया। तो वी कैन कॉल द बिगिनिंग ऑफ दैट एशिया और द एडवेंट ऑफ आवर सेल्फ इन टू द एशिया, वी कैन कॉल दैट लैंड एज एशिया माइनर। तो इसलिए तुर्की को एशिया माइनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर मुड़ो बेटा, उधर किधर, एंगल ही गलत जा रहा है मनसीरत की तरफ, टर्न दिस साइड, दिस वे। हाँ, एशिया माइनर किसे कहते हैं? तुर्की, ठीक है, गुड। नियर ईस्ट, नियर ईस्ट, एशिया माइनर, दोनों नामों से सेम कंट्री जा रही है। द लैंड ऑफ एनाटोलियंस, द पीपल ऑफ एनाटोलिया, द एनाटोलियन प्रिंसिपैलिटीज, द एनाटोलियन किंगडम्स, एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट तुर्की। बस ये कन्फ्यूजन दूर कर देनी है, बाकी ज़िंदगी तो सब सही है। इंटरनेट पे टाइम बर्बाद होना बंद हो जाएगा, और तो कुछ भी नहीं है। रीडिंग तो कुछ भी नहीं है आपके व्यक्तित्व को निखारने में, यदि आपको उन रीडिंग्स के तहत आने वाले सेंटेंसों के हर शब्द रूपी मोती का ज्ञान हो। मोतियों की तरह ही सेंटेंस बनता है, मोती यहाँ पर शब्द होते हैं और आपको वो मोती चुनने हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं? मोती चुन रहे हैं, एक एक करके चुना हमने, तो वो एक एक मोती चुन करके हम माला बना लेंगे। जितनी सुंदर बनाएंगे उतनी अच्छी होगी, लोगों को उतना लुभाएगी। लोगों को लुभाए ये उसका उद्देश्य नहीं है, वो अपना उद्देश्य पूरा करे, ये उद्देश्य है। ओके, तो हर माला का अपना उद्देश्य होता है। हो सकता है महादेव को वो माला ना पसंद हो जो लोगों को ज़्यादा लुभाती है। तो कोई भी चीज़ उद्देश्य से परिपूर्ण होती है, यही तो बताया गया है। हो सकता है उन्हें वो पुष्प चढ़ते हों जो समाज को स्वीकार्य ही ना हो, या जो समाज के बागों में उगता ही ना हो। इससे ये बताया गया है कि जिसे तुम ब्यूटीफुल कहते हो, जिसे तुम सुंदरम कहते हो, यथार्थ में असल में वह सुंदर नहीं है। सुंदर वह है जो अपने उद्देश्य को पूरा करता है। सुंदरता प्रत्येक कण में निहित है, यदि वह कण अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयासरत है तो, वरना कोई भी सुंदर चीज़ सुंदर नहीं है, वह भद्दी है, बेकार है। सुंदरता सत्य ही है, सत्य ही शिव होता है, दैट्स ऑल।
और कोई भी चीज़ जो अपने उद्देश्य को समझ जाती है वो शिव होती है, अपने उद्देश्य के प्रति कटिबद्ध होती है, सत्य होती है। ओके, तो कई बार मैं ये कहता हूँ जबकि वो बहुत सुंदर बनेगी तो आप लोग ऐसा कंफ्यूज कर जाएंगे कि सिंगली मोतियों की माला बनानी है। ऐसा नहीं, कई बार आप ये कंफ्यूज कर जाएंगे कि चमेली की या गेंदे की बनानी है, या गुलाबों की या कमल की बनानी है। माला किन फूलों की बनी है वो मैटर नहीं कर रहा है, माला किस उद्देश्य की बनी है ये मैटर करता है। उद्देश्यों की माला जपी जाती है, किन्हीं मनकों की माला नहीं जपी जाती। वो जपने से फिर हम तोता जरूर बन जाते हैं, लेकिन व्यक्तित्व तो नहीं बनता। और किसी भी तोते और व्यक्तित्व में बहुत फ़र्क होता है। नाम जपने और अर्थ पे चलने में बहुत फ़र्क है। ओके, चलें आगे बढ़े। चलिए, रिटर्न टू द जॉब। तो ये सारे शब्दावली इसके विषय में उपयोग में आएंगी। सो लेवांत, मिडल ईस्ट, साउथ वेस्ट एशिया, एशिया माइनर, नियर ईस्ट, फार ईस्ट, एनाटोलियन लैंड, सब शब्द हमने आपको समझा दिए। ओके, अब दो चीज़ें यहाँ और समझनी है। हमने दो मुल्क यहाँ पर ऐसे इनकाउंटर करेंगे सरल में जो दो कॉन्टिनेंट्स में एक्सटेंड होते हैं। पहली वो कंट्री कौन सी होगी, तो देखिए बड़ी सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि वो कंट्री जो पहली इस तरह से होगी दैट इज़ द इजिप्ट। इजिप्ट यहाँ लिखा नहीं है, मैं भी दिखाऊंगा। इजिप्ट जो है ये अफ्रीका से निकल करके आगे एशिया में जा रही है। दिस कंट्री एशिया में इसने जिस पीस ऑफ लैंड को एक्वायर कर रखा है वो एक तरह का पेनिनसुला है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इस तरफ से गल्फ ऑफ सुएज, सुएज कनाल वाली गल्फ, इस तरफ से गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा, और नीचे रेड सी। तो 1 2 3 साइड से पानी से घिरी हुई जगह पेनिनसुला कहलाता है। मैंने आपको ये बताया भी था। ओके, क्लियर। तो दिस इज सिनाई पेनिनसुला। बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिनाई पेनिनसुला किस कंट्री के पास है? इजिप्ट। और है कहाँ? एशिया में। और इजिप्ट एक्चुअली कंट्री कौन सी है? अफ्रीकन। तो इजिप्ट एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करने वाली कंट्री है जिसके पास एक क्षेत्र आता है सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला क्योंकि तीन तरफ से जल से घिरा है जो कि एशिया में फॉल करता है। अब मैं इसके बारे में आपको ये दिखा देता हूँ, समझ लीजिए। अब मैं आपको तो कुछ बारीक चित्र दिखाता हूँ। फ्यू डिटेल्ड इमेजेस आई विल शो यू ताकि आप ये समझ पाएँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हम इस इजिप्ट की बात कर रहे थे, इस इजिप्ट की। और ये देखिए इजिप्ट का वही इलाका जो पेनिनसुला की तरह है। ओके, अब मैं इसका आपको दूसरा चित्र दिखाता हूँ। देखिए, मैं इस इजिप्ट के इस सिनाई पेनिनसुला की बात कर रहा हूँ। ओके, हम नॉर्मल मैप में देखें तो ये गल्फ नज़र नहीं आती है, बट दिस इज़ गल्फ ऑफ अकाबा। कई बार पूछा जा सकता है। ओके, दिस इज़ गल्फ ऑफ सुएज। और उसके आगे आप जब इस गल्फ ऑफ सुएज में एंटर करते हैं तो आगे जाके ये दिस वन इज़ द आर्टिफिशियल कनाल, दैट इज़ सुएज कनाल। व्यापार के रास्ते को छोटा करने के लिए बनाई गई सुएज कनाल जो 1860s के दौर से ऑपरेटेड है, ऑपरेशनल है। ओके, और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये तो इजिप्ट का है सिनाई पेनिनसुला एरिया, लेकिन इस इजिप्ट से आगे निकलते हैं तो ये वाला जो इलाका है ये तो इजराइल का है, ये तो इजराइल का है। लेकिन यहाँ पर देखिए इजराइल के एरिया में ये छोटा सा एक पैच नज़र आ रहा है मेडिटेरेनियन के किनारे। दिस स्ट्रिप, इट इज़ अ गाज़ा स्ट्रिप, इट इज़ अ गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा पट्टी। तो इजराइल में पैलेस्टीनियंस के पास दो एरियाज़ हैं, एक इजराइल के ईस्ट में है, एक इजराइल के वेस्ट में है। इजराइल के वेस्ट में जो है वो ये गाज़ा स्ट्रिप है, यहाँ पे पैलेस्टीनियंस बसे हैं, फिलिस्तीनी, द मुस्लिम्स। कईयों की जो एथनिसिटी है अरबिक है, अरब्स। और जो इजराइल के ईस्ट में बसे हैं वो जॉर्डन रिवर के बैंक से माने जाते हैं, जॉर्डन रिवर का किनारा, तो दैट इज़ द वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक इन द ईस्ट ऑफ द इजराइल एंड गाज़ा स्ट्रिप इन द वेस्ट ऑफ द इजराइल।
ये दो खंडित हिस्सों में जो है वो पैलेस्तीन है, जो अपनी रिकॉग्निशन मांग रहा है कि मुझे एक मुल्क के रूप में स्वीकार लिया जाए, और इजराइल नहीं मानता है। और लगातार इजराइल और पैलेस्तीन में टकराव रहता है, और पैलेस्तीन का एक समूह, क्या कहते हैं उसे, हमास, पैलेस्तीन का एक समूह जो आज़ादी की जंग लड़ने की कोशिश कर रहा है। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े। अब मैं आपको थोड़ा ये क्लियर वे में दिखाता हूं, ध्यान से देखिए इसको। थोड़ा एक और पिक्चर आपके लिए मैंने इकट्ठी की है, ये वाली। कितना साफ दिखा, देखिए। तो यहां पर देखिए ये इजराइल है सारा, ओके, और ये देखिए ये है गाजा पट्टी। तो गाजा स्ट्रिप एक्चुअली टच होती है इजिप्ट से। गाजा स्ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिकली इजराइल के लिए। इजराइल अगर कंट्रोल करना चाहता है, ये गल्फ ऑफ अकाबा, ये गल्फ ऑफ अकाबा समुद्री जहाज से आई चीज़ें गल्फ ऑफ अकाबा से होकर के इजराइल में एंटर की। यहाँ पर ये टिप देखिए, अल अकाबा नाम की जगह है यहाँ पर, और वहाँ से लैंड रूट के वाया ये गाजा पट्टी से होकर के सीधे मेडिटेरेनियन सी में एंटर करेंगी चीज़ें। इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इजराइल, दैट गाजा पट्टी, दैट गाजा स्ट्रिप। तो दिस इज द सिस्टम, ओके। ये सिनाई पेनिनसुला, ये रेड सी से सीधे गल्फ ऑफ स्विज, ये गल्फ कनाल होते हुए, स्विज कनाल होते हुए सीधा मेडिटेरेनियन सी में चले गए। चलें आगे, चलो, काफ़ी समझ ही गए हो चीज़ों को, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अब मैं आपको एक बारी थोड़ा इसे लार्जर सेंस में दिखा देना चाहता हूँ कि मैं जो सबसे बोल रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, वो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से देखिए, आप भारत से चले व्यापार करने, पहले का तरीका क्या था, भारत से चले ईस्ट अफ्रीका के लगते ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए वेस्ट अफ्रीका से होते होते ये पहुँचे आप यूरोप के वेस्ट में। कितना लंबा रूट। लेकिन दूसरा तरीका, आप इंडिया से चलें, ये अरेबियन सी क्रॉस किया, आप रेड सी में एंटर हुए, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्विस कनाल से होके सीधा मेडिटेरेनियन सी, सीधा वेस्ट यूरोप। रास्ता कितना कट गया। और यही स्विस कनाल थी जिसमें अभी पीछे पानी का जहाज फंस गया था, और पूरे विश्व को पर डे के हिसाब से कितना नुकसान हो रहा था। तो ये समझेंगे, इसका महत्व समझेंगे, जब कंट्री वाइज पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी तो डिमार्केशन करके दे रहे हैं। तो एक इजिप्ट है जो 2 कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हुई है, और दूसरा तो आप सब जानते ही हैं, तुर्की। अभी बता के हटा हूँ कि तुर्की एशिया में और यूरोप और दोनों में है। तो यहाँ पर देखिए ये तुर्की है, और यहाँ से ये देखिए ये हिस्सा जो है ये है तो यूरोप का, पर है ये तुर्की का। ये आता यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है, लेकिन है ये तुर्की का। इसमें किसी को कोई डाउट? तो 2 ये विलक्षणी, यानी कि 2 ये यूनिक कंट्रीज हमने डिस्कस कर ली। अब कुछ यूनिकनेस और डिस्कस करें। इस रिल्म के अंदर अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज देखें तो ये 3 कंट्रीज भी आती हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज और हिस्ट्री वाइज देखें तो ये 3 कंट्रीज भी आती हैं। वो कौन सी? देखिए, ये जो एशिया का रीजन है, इसका ये जो पॉइंट था यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया था, कजाकिस्तान के ऊपर रशिया है। लेकिन कैस्पियन सी के इस तरफ यहाँ पर भी अगर देखें तो इसके ऊपर रशिया है। तो यहाँ पर आते हैं माउंटेन्स, दैट इज कॉकेसस माउंटेन्स। और यहाँ से ये भी माना जा सकता है कि हम सब एक तरह से कॉकेशियंस हैं। हम जिन नस्लों से बने हैं वो नस्लें वहीं से आई हैं। ओके, सो कॉकेसस माउंटेन्स, ये कॉकेसस माउंटेन वाले रीजन में जो मुल्क आते हैं उन्हें कॉकेसस कंट्रीज भी कह लेते हैं। और उन कॉकेसस कंट्रीज में ये आर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, ये 3 आती हैं। अब ज्योग्राफी वाइज जो लोकेशन है इनकी और जो इनकी हिस्ट्री है उस हिसाब से देखें तो ये इस रिल्म में आनी चाहिए थी, लेकिन हम इसे इस रिल्म में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये कंट्रीज हैं टेक्निकली यूरोपियन। ये टेक्निकली यूरोपियन है और ये यूएसएसआर